अब हम लोग ग्लूटामिनर्जिक रिसेप्टर्स देख लेते हैं। ग्लूटामिन रिसेप्टर्स, मान लो ये न्यूरॉन ए है, ये न्यूरॉन बी है, ठीक। तो ये वाला न्यूरॉन अगर मान लो ग्लूटामिन को रिलीज कर रहा है, ठीक, और ये हमारा रेड में आयनिक चैनल है, तो इसके लिए यहाँ पे बाइंडिंग साइट्स होंगी, ठीक, ग्लूटामिन के लिए। लेकिन लफड़ा ये है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो आयनिक चैनल है, इसके बाहर से प्लग लगा रहता है मैग्नीशियम आयन का, ठीक। एक मैग्नीशियम आयन इसको ब्लॉक करके रखता है यहाँ पे, ठीक। एक प्रॉब्लम ये है। और इंट्रासेलुलरली जो अंदर वाला पार्ट है जो आयन चैनल का, वो है वोल्टेज गेटेड। बाहर से मैग्नीशियम आयन इसको ब्लॉक करके रखता है, और जो अंदर वाला इंट्रासेलुलर पार्ट होता है इस आयन चैनल का, वो होता है वोल्टेज गेटेड। तो इसका मतलब इस चैनल के दो फंडे हैं, एक तो बाहर से प्लग लगा हुआ है मैग्नीशियम का, और अंदर से एक्टिवेट होने के लिए वोल्टेज होना चाहिए, वोल्टेज गेटेड है, ठीक। तो दो प्रॉब्लम्स हैं इस चैनल के साथ, ठीक। तो अगर इस सेल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक, एक्साइटेशन की तरफ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने लगेगा ड्यू टू सम एनी अदर चैनल, आयनिक चैनल्स, तो क्या होगा कि अंदर से तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, वोल्टेज गेटेड वाला जो पार्ट है इसका। और जैसे ही ये वोल्टेज गेटेड पार्ट एक्टिवेट होगा, तो ये जो मैग्नीशियम है ये यहाँ से हट जाएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और जब ये रिलीज हो जाएगा, तब ये ग्लूटामिन यहाँ पे इससे अटैच कर पाएगा, ठीक। तो जब ये ग्लूटामिन इससे अटैच करेगा, ग्लूटामिन डायरेक्ट इस आयनिक चैनल को नहीं एक्टिवेट कर सकता। क्यों? क्योंकि दो प्रॉब्लम्स है जो मैंने बताई, एक तो मैग्नीशियम प्लग लगा है, और अंदर वाला जो आयनिक पार्ट, आयनिक चैनल का अंदर वाला जो इंट्रासेलुलर कंपोनेंट है, वो वोल्टेज गेटेड है। पहली बात, अगर ये वोल्टेज गेटेड वाला पार्ट एक्टिवेट हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली मैग्नीशियम प्लग हट जाता है। तो जब ये मैग्नीशियम प्लग हटेगा, तभी ग्लूटामिन इस लाइगैंड बाइंडिंग साइट से जुड़ेगा, और ये जब जुड़ जाएगा, तब जाके ये आयनिक चैनल एक्टिवेट होगा। और जब ये एक्टिवेट हो जाएगा, तो क्या होगा कि हैवी आयनिक इन्फ्लक्स होगा, और कैल्शियम अंदर आने लगेगा। और सारी की स्टोरी, बाकी स्टोरी सेम है कि कैल्शियम जब इन्फ्लक्स होगा, तो सेल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने लगेगा, और फिर इसके बाद ये सेल को एक्टिवेट कर देगा, ठीक। यहाँ पे ये जो बाइंडिंग साइट है ना, इस बाइंडिंग साइट से एक और मॉलिक्यूल बाइंड कर सकता है, ये जो बाइंडिंग साइट है लाइगेंड की, और वो नेचुरल सब्सटेंस है, उसका नाम है एन मिथाइल डी एस्पार्टेट, ठीक। तो यहाँ पे ये जो बाइंडिंग साइट है, तो ये एन मिथाइल डी एस्पार्टेट भी इस आयनिक चैनल को एक्टिवेट कर सकता है। इसीलिए कभी कभी इन चैनल्स का नाम हम लोग पढ़ते हैं NMDA रिसेप्टर्स, NMDA टाइप ग्लूटामिनर्जिक रिसेप्टर्स, ठीक। तो इन रिसेप्टर्स का दूसरा नाम क्या है? NMDA। जैसे हमने निकोटिनिक रिसेप्टर्स पढ़ा था, निकोटिनिक रिसेप्टर्स को निकोटिनिक रिसेप्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ पे निकोटीन भी बाइंड कर सकता है अदर देन एसिटाइलकोलिन। इसी तरह से ग्लूटामिनर्जिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करने के लिए एन मिथाइल डी एस्पार्टेट भी बाइंड कर सकता है, इसीलिए इनको NMDA रिसेप्टर भी बोला गया, ठीक। एक तो ये चीज़ हो गई, हमने देख लिया। अब यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस हैं जो इस लाइगैंड बाइंडिंग को ब्लॉक कर सकती है, ठीक। इसके ये जो लाइगैंड बाइंडिंग साइट्स है, इनको कवर करेगी और इस चैनल को डीएक्टिवेट करेगी, ठीक। तो ऐसे सब्सटेंस कौन से सब्सटेंस हैं? पहला है फेन साइक्लोडीन, ठीक, एक तो ये हो गया, और दूसरा है डाइजोसिल्पीन, ठीक। तो ये ऐसे ड्रग्स हैं जो इस रिसेप्टर को डीएक्टिवेट कर सकते हैं या ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने बेसिकली लाइगेंड ऑपरेटेड आयनिक चैनल्स के 3 पाथवेज पढ़े पहले तो, ठीक। कैटायनिक इन्फ्लक्स पढ़ा था हमने, और क्या कहते हैं, क्लोराइड इन्फ्लक्स पढ़ा था, और पोटेशियम इन्फ्लक्स पढ़ा था, ठीक। उसके बाद हमने ये देखा कि लाइगेंड ऑपरेटेड आयनिक चैनल्स जो होते हैं, उनको एक्टिवेट करने के लिए दो मैकेनिज्म्स हैं। तो एक्साइटेटरी है न्यूरो ट्रांसमीटर्स, और इनहिबिटरी ट्रांसमीटर्स। एक्साइटेटरी में 3 तरह के हमने पढ़े, निकोटिनिक कोलिनर्जिक सिस्टम जो है, रिसेप्टर्स 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टान 3, या फिर सेरोटोनिक रिसेप्टर्स, सेरोटोनिन रिसेप्टर्स, और ग्लूटामिनर्जिक रिसेप्टर्स, या फिर NMDA रिसेप्टर्स। अब हम लोग इनहिबिटरी ट्रांसमीटर गेटेड आयनिक चैनल्स की बात करेंगे। तो इनमें बेसिकली हमें 2 तरह के पढ़ने हैं। एक होता है गाबा, जिसको बोलते हैं गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड, और दूसरा है ग्लाइसिन, ठीक।
अब गाबा के अंदर भी दो तरह के होते हैं, टाइप ए और टाइप बी, गाबा ए गाबा बी रिसेप्टर्स। ठीक, तो अब हम लोग एक एक करके इनहिबिटरी ट्रांसमीटर गेटेड आयनिक चैनल्स भी देख लेते हैं। तो अब हम लोग गाबा टाइप ए रिसेप्टर्स के बारे में देखते हैं। तो मान लो ये दो न्यूरॉन्स हैं, इस न्यूरॉन ने गाबा रिलीज किया, ठीक है। तो गाबा इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे कि निकोटीन में एसिटाइलकोलिन भी न्यूरोट्रांसमीटर था, सेरोटोनिन इज आल्सो अ न्यूरोट्रांसमीटर, ग्लूटामिन इज आल्सो अ न्यूरोट्रांसमीटर, उसी तरह से गाबा और ग्लाइसिन भी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो गाबा टाइप ए रिसेप्टर ये है जो, तो गाबा इस न्यूरॉन ने रिलीज किया, ठीक। अब ये अपने लाइगैंड बाइंडिंग साइट से बाइंड करेगा और इस चैनल को एक्टिवेट करेगा। अब ये जो चैनल जब एक्टिवेट होता है, ये क्लोराइड आयन इन्फ्लक्स करता है, ठीक। तो क्लोराइड आयन इन्फ्लक्स करेगा जब, तो इस सेल का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा वो और नेगेटिव हो जाएगा, मतलब सेल हाइपरपोलराइज हो जाएगी। और इस न्यूरॉन से जो सिग्नल आया गाबा के थ्रू, ये वाला सेल इंपल्स कैरी नहीं करेगा, क्योंकि ये सेल हाइपरपोलराइज हो गई है, इनहिबिट हो गई है। तो इस वजह से गाबा और ग्लाइसिन दोनों इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, और बाकी ये जो ग्लूटामिन, निकोटीन और हाइड्रोक्सीट्रिप्टान है, सेरोटोनिन, ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। तो गाबा इज अ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर एंड ग्लाइसिन इज आल्सो an inhibitory neurotransmitter because they inhibit the cells, they make the cells more hyperpolarized, ठीक, because the resting membrane potential becomes more negative, ठीक, when GABA binds to its ionic channel, ठीक। एक तो ये चीज फंडा समझ में आ गया। अब यहाँ पे कुछ हमारे पास एगनिस्ट हैं जो इस रिसेप्टर के लाइगैंड बाइंडिंग साइट से बाइंड करेंगे जब, तो ये रिसेप्टर ऑन हो जाएगा, ठीक। तो एगनिस्ट में हम लोग बेंजोडाइजेपिन्स, ठीक, बारबिचुरेट्स और कभी कभी स्टेरॉइड्स के कुछ मेटाबोलाइट्स, ठीक। तो ये एगनिस्ट होते हैं। बेंजोडाइजेपिन्स और बारबिचुरेट्स में फ़र्क ये है कि बेंजोडाइजेपिन्स जब इस चैनल के लिगैंड बाइंडिंग साइट से बाइंड करते हैं, तो इस आयनिक चैनल का जो ओपनिंग फ्रीक्वेंसी होता है ना, उसको तेज़ कर देते हैं। बेंजोडाइजेपिन्स इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग ऑफ आयनिक चैनल्स, ठीक, गाबा के जो चैनल्स हैं। और बारबिचुरेट्स क्या करते हैं, दे when they bind to the ligand binding sites of these channels, ionic channels, they increase the duration of the channel opening। तो मतलब बारबिचुरेट्स इस आयनिक चैनल को देर तक खोल के रखेंगे, ठीक, और बेंजोडाइजेपिन्स इस चैनल को जो ओपनिंग और क्लोजिंग फेज है, तो जो ओपनिंग फेज होगा उसको बार बार रिपीट करेंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करेंगे। तो जब फ्रीक्वेंसी, दोनों के केसेस में क्लोरीन इन्फ्लक्स ज़्यादा होने लगेगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे कुछ एंटागनिस्ट भी हैं, ठीक। एंटागनिस्ट मतलब इस लिगैंड बाइंडिंग साइट से बाइंड करके इस चैनल को ब्लॉक कर देंगे और ऑफ कर देंगे। तो ऐसे सब्सटेंस हैं पिक्रोटॉक्सिन, ठीक, और ब्यूक्यूलिन, ठीक। तो ये दोनों ऐसी एक तो टॉक्सिन है, एक तो ड्रग है, ये इनसे बाइंड करके इस चैनल को डीएक्टिवेट कर देते हैं। और कुछ पेनिसिलिन्स भी हैं, पेनिसिलिन्स हमारे जो ड्रग्स हैं, एंटीबायोटिक्स, ये भी एंटागनिस्ट हैं, ठीक। अब इसके बाद हम लोग ग्लाइसिन की अगर बात करें तो सेम कहानी है। ग्लाइसिन तो बहुत सिंपल है। तो अगर मान लो ये हमारा एक न्यूरॉन है, ठीक, और ये अगला न्यूरॉन है, ठीक। तो अगर इसने ग्लाइसिन रिलीज़ किया, ठीक, तो इसके पास भी यहाँ पे आयनिक चैनल होगा, ठीक, और बाइंडिंग साइट्स होंगी। तो जब ये इस पर बाइंड करेगा तो इसको ऑन करेगा, और जब ये ऑन हो जाएगा तो कहानी सेम है। जो क्लोरीन है वो सेल के अंदर आने लगेगा और सेल को हाइपरपोलराइज कर देगा। सेल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल फिर से ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, सेल को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कर देगा और सेल इनहिबिट हो जाएगी। तो इसमें इस ग्लाइसिन रिसेप्टर वाला जो पार्ट था, ग्लाइसिन इज ऑल्सो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर बिकॉज इट इनहिबिट्स द सेल, ठीक, इट रिड्यूसेस द एक्साइटेटरी पोटेंशियल ऑफ द सेल। और गाबा डज द सेम, गाबा भी वही करता है, ठीक। बस फ़र्क यहाँ पे गाबा और ग्लाइसिन में फ़र्क कहाँ है कि गाबा जो है, गाबा जो हमारा है वो पूरे
सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है, जो गाबा न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक। लेकिन ग्लाइसिन क्या है, ग्लाइसिन सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है न्यूरोट्रांसमीटर। बस यहाँ ये दोनों में फ़र्क आता है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर्स गाबा प्रेजेंट इन ऑल ओवर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ग्लाइसिन ओनली प्रेजेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड। आई होप आप लोग को आयनिक चैनल लिंक्ड रिसेप्टर समझ में आ गया। अब अगले लेक्चर में हम लोग वन पास रिसेप्टर्स या फिर एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स के बारे में देखेंगे, जो कि थर्ड कैटेगरी है ट्रांस मेम्ब्रेन या फिर सरफेस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स की। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।